मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए इस नोट पर गवर्नर महोदय के हस्ताक्षर हैं और इसी विश्वास के आधार पर इस नोट की एवज में हम चीजें लेते और देते रहते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि यदि यह नोट लेकर आप गवर्नर महोदय के पास जाएंगे तो इसके बदले में वो आपको क्या देंगे? शायद कुछ नहीं। यानी पैसा और पैसे का मूल्य दोनों बहुत अलग चीजें हैं। यकीनन पैसा बहुत अलग भाषा बोलता है। अगर आप पैसे से जुड़े छल कपट ढूंढने जाएंगे तो आपको हजारों मामले मिलेंगे। हर कोई लुट रहा है, धोखा खा रहा है, कोई फोन कंपनी से, कोई इंश्योरेंस कंपनी से, तो कोई बैंक से। लेकिन आप अकेले ही इस छल कपट का शिकार नहीं हैं। वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स सभी अलग अलग तरीकों से लुट रहे हैं। और कड़वा सच ये है कि वो और आप सब हमेशा लुटते रहेंगे, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है। और अगर वक्त हो भी तो भाषा के चालाक प्रयोग से अटे लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और दिशा निर्देशों को आप समझें, ये जरूरी नहीं। हम शायद आपको लुटने से नहीं बचा सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि आपको किस किस तरह से लूटा जाता है, और वो भी जिंदगी की रंगीनियां दिखाकर। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। किस तरह पैसा कमाने आई कंपनी लोगों का पैसा लूटने लगी और उसी लूटे हुए पैसे से उसने हमें गुलाम बनाने का पूरा मकड़जाल बुना। सदियों से चले आ रहे अर्थशास्त्र पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था को नाकारा बनाने की कोशिश अचानक नहीं हुई। ये सब बहुत पहले तय हो चुका था, बस धीरे धीरे उसे कार्य रूप दिया जा रहा था। मिस्र की सड़कों पर घूमने निकलिए तो आपको सीधे सीधे न्योता मिलता है कि कुछ खरीद लीजिए, या फिर खुद ही बता दीजिए कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकलवाया जा सकता है। यकीनन ये पैसे निकालने के लिए हल्का फुल्का ढंग है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी को भी लूटना इतना आसान है? जी नहीं, इसके लिए पूरा मकड़जाल बुनना पड़ता है। बाजार को ऊपर उठाने और गिराने में बहुत से लोग शामिल रहते हैं, अपने अपने फायदे के लिए, और आपको लगता है कि यह सब आपके फायदे के लिए हो रहा है। बाजार का गणित स्पेकुलेशन यानी अटकलों पर आधारित होता है, और इकोनॉमिस्ट इन अटकलों को, इस स्पेकुलेशन को बाजार को जिंदा रखने के लिए जरूरी मानते हैं। लेकिन इसी स्पेकुलेशन के आसपास मैनिपुलेशन यानी छल कपट और चालबाजी करने वाले लोग घोटाले करने में लगे रहते हैं। चलिए समझें कि ये मैनिपुलेशन किस तरह की जाती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बीमारी का नाटक जग जाहिर है, लेकिन यह सब एक सोची समझी योजना है। जब कोई विश्व शक्ति अपनी कमजोरी जाहिर करती है तो उसके पीछे कुछ तथ्यों को समझना जरूरी हो जाता है। यह एक सोच समझकर उजागर की गई स्थिति थी, ताकि ऐसे देश जिन्हें विकास के नाम पर फंड देकर जिनकी प्राकृतिक संपदाओं का शोषण किया जा रहा था और उनके पास निचोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उनसे पल्ला झाड़ने के लिए भला इससे बेहतर क्या स्थिति हो सकती थी। लेकिन पूरी तरह शोषण से बचे देशों पर जर्जर अर्थव्यवस्था के बावजूद धन वर्षा जारी है। यानी हर कदम पर स्व फायदे से प्रेरित योजनाएं और खुलासे अंतर्राष्ट्रीय बाजारी छलकपट का एक अटूट हिस्सा है। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बीमारी का नाटक एक सोची समझी मैनिपुलेशन थी, जिसके चलते 3-4 साल पहले डॉलर का भाव 45 रुपए से गिरकर 40 रुपए पहुंच गया, और तब बाजार में ऐसी अफवाहों को गर्म किया गया कि डॉलर का भाव 35 रुपए तक गिरेगा। यह सब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त धन जुटाने की एक सोची समझी योजना थी। आइए इसे समझते हैं। ऐसे माहौल में जहां कंपनियां डॉलर की गिरती साख से घबराकर अपने सुरक्षित भविष्य के लिए चिंतित हो रही थी, उसी समय कंपनियों और एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को फॉरेक्स डेरिवेटिव परोसे गए। बैंक जल्द से जल्द मार्केट में फैली इस घबराहट का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने कंपनियों और एक्सपोर्टर्स को फॉरेक्स डेरिवेटिव बेचने के लिए तरह तरह के लालच दिए। कुछ बैंकों ने तो साइनिंग बोनस के तौर पर 50,000 से लेकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर नकद भुगतान देने का वादा किया। कुछ बैंकों ने कंपनियों में फाइनेंस देख रहे ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे लोगों को महंगी विदेश यात्राएं मुहैया कराईं, और कुछ बैंकों ने दिशा निर्देशों को धता बता जरूरी न्यूनतम कागजात लेना भी जरूरी नहीं समझा, ताकि बड़ी मात्रा में फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के सौदे हो सके।
जहां घबराहट और अनिश्चय भरे माहौल में अपने आप को सुरक्षित करने के चक्कर में कंपनियां और एक्सपोर्टर्स फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के मकड़ जाल में उलझ गई, वहीं बैंकों ने भी दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के सौदे किए। यूं तो बैंकरों का काम बैंक द्वारा जारी किए गए प्रोडक्ट्स को बेचना है, पर बैंकिंग नियमों को ताक पर रखकर हर हाल में प्रोडक्ट बेचना कितना सही है? बैंकों के लिए जारी किए गए कोड ऑफ कंडक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि बैंक को ऐसे किसी भी सौदे से बचना चाहिए जिसमें बैंक की भूमिका कस्टमर को सौदे के लिए तैयार होने में एक सलाहकार की हो। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जस की तस है, पर अमेरिकी डॉलर का भाव 50 रुपए तक पहुंच गया है। जाहिर है कंपनियां और एक्सपोर्टर्स अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डॉलर की पुरानी तय कीमत ही मिल रही है। यानी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में फंसी कंपनियां हर डॉलर पर तकरीबन 10 रुपए का नुकसान झेल रही हैं। तो ये 10 रुपए कहाँ जा रहे हैं? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी रिसर्च में हमने पाया कि पैसे से संबंधित धोखाधड़ी, छल कपट और लूट का ब्लूप्रिंट कहीं और ही बन रहा है। इटली में 4 नामी गिरामी ग्लोबल बैंकों के 300 मिलियन डॉलर के एसेट्स सीज कर दिए गए हैं, और हमने अपनी रिसर्च में पाया कि इन सभी बैंकों की जड़ें अपने आप को विश्व की अर्थव्यवस्था का बादशाह समझने वाले अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में हैं। इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने इटली में नामी गिरामी कंपनियों और एक्सपोर्टर्स के साथ किए गए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में कई सौ मिलियन डॉलर कमाए, और इन मिलियन डॉलर्स के अलावा इन कॉन्ट्रैक्ट्स को 4-5 बार दोहराकर कमाई गई आमदनी भी अपने बही खातों में नहीं दिखाई। तो ये सारा प्रपंच कानूनी तौर पर अवैध था। यानी बिना लिखत पढ़त के काला पैसा वापस अमेरिका भेजा जा रहा था। ठीक इसी तरह भारतीय कंपनियों और एक्सपोर्टर्स द्वारा मेहनत से कमाया गया पैसा फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के मकड़ जाल में उलझाकर लूटा जा रहा है, और यह पैसा वापस वही भेजा जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये ट्रांजैक्शन अमेरिका के बैंकों के बही खातों में नहीं दिखते, क्योंकि यही काला धन हमारे पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है, हमें आतंकवाद से त्रस्त करने के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकवादी हमले इसकी सही कहानी कह रहे हैं। सत्ता में ऊंची कुर्सियों पर बैठे नौकरशाह और नेता चुप्पी साधे हैं, और इस चुप्पी की अच्छी खासी कीमत चुकाई जा रही है। पर यह सब कुछ नया नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी रहे बंजारों को 1871 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बाजारों को अच्छी तरह लूट सके। आज देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली कंपनियां और एक्सपोर्टर्स डरे हुए हैं। हो सकता है आवाज उठाने पर उन्हें भी अपराधी घोषित कर दिया जाए। आतंकवाद के पनपने में अर्थव्यवस्था के यही घोटाले एक अहम किरदार निभा रहे हैं। यकीनन हम एक ऐसे मकड़जाल में फंसे हैं जो आतंकवाद की जड़ है।